नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका 5वां अध्याय या 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें 4 लेक्चर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां लेक्चर, यानी कि चैप्टर 5 का 5 वाला लेक्चर जो हम देखने वाले हैं। इसमें हम कृषि के प्रकारों को लेकर आगे चल रहे थे और उसी में कृषि का जो पहला प्रकार है, हमने पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक चर्चा की है कृषि के प्रकार पे, लेकिन अब उनका गहन चिंतन और हम डिटेल से एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। सीधा से मन लगा के हमारे इस प्यारे से और सुंदर भूगोल को हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही एक एक चीज को नोट डाउन करना है, इसलिए पेन और रजिस्टर साथ लेके बैठे। क्लास में ही याद करना है, सारे टॉपिक को आज ही खलास करना है। इसलिए आज हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज के लेक्चर में हम कृषि के प्रकारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम निर्वाह कृषि की बात करेंगे और उसके बाद निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, उन दोनों प्रकारों पर चर्चा करेंगे। यानी कृषि के प्रकार जो हमने देखे थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी जिन पे चर्चा की थी, उन चर्चाओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हम और निर्वाह कृषि के जो 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक एक को हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, कृषि के प्रकार पहला क्या है? निर्वाह कृषि। पहला क्या है? निर्वाह कृषि। यानी वैसे तो ये अपने आप में टॉपिक ही क्या है? निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि का मतलब होता है व्यक्ति कोई भी कृषि अगर करता है तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है, जब तो वो आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाएगी। और गहन निर्वहन कृषि औरों की भी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसका आयात निर्यात करता है, बेचता है, चावल हो गए, गेहूं हो गए, जब वो कहलाएगी गहन निर्वाह कृषि। एक बार फिर से ध्यान से सुने इस बात को। निर्वाह कृषि का मतलब होता है जीवन जीने के लिए कृषि करना। निर्वाह का मतलब होता है निर्वहन करना, आपका, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पूरे विश्व का निर्वाह करना निर्वाह कृषि कहलाता है। खेती हम इसीलिए करते हैं, खेतीबाड़ी क्यों करते हैं हम? खेतीबाड़ी इसीलिए करते हैं कि सबका जीवन जो है सुखमय हो जाए, सबकी भूख की जो आवश्यकता है, खाना भोजन जो है वो सबको मिल जाए, सबका निर्वहन हो जाए, इसलिए इसका नाम है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो खुद के लिए पैदा करना, फसल को उगाना, जोतना, बोना और फिर खाना, अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पैदा कर लेना, आदिकालीन निर्वाह कृषि है। जबकि गहन निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें आप औरों के लिए पैदा कर रहे हैं, यानी इसमें आपको सिर्फ आय चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, आय। जबकि इस इधर वाली में ऐसा नहीं है, इसमें स्वयं के लिए चाहिए, स्वयं का भोजन, जबकि वो औरों के लिए भोजन तैयार हो रहा है वो वाला, क्योंकि वो गहन निर्वाह है। इसमें चावल है, बड़ी बड़ी कृषियां जो सिर्फ आयात और निर्यात के लिए की जाती है। आयात तो वहां जहां मंगवाया जाएगा और निर्यात वहां जहां ये कृषि की जा रही है, वो लोग इसे सेल करेंगे, बेचेंगे। तो निर्वाह कृषि जो है, देखिए कृषि जो है उसका ये पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस पूरे चैप्टर का नाम है प्राथमिक व्यवसाय और प्राथमिक व्यवसाय में कृषि महत्वपूर्ण योगदान रखती है। उसके अलावा मछली पकड़ना भी आपने देखा, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, आखेट मतलब शिकार करना, आदि छोटी छोटी कई चीज आती है, जैसे खनन। किसी भी वस्तु को अगर हम खोद कर प्राप्त करते हैं तो वो कहलाती, वो प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है खनन। और खनन करने से खनिज निकला करते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज पहले संसाधन होगा। पहले क्या होगा? संसाधन। यानी जमीन से हम खोदकर जो भी प्राप्त करते हैं ये प्रक्रिया खनन है, और इस खनन के दौरान जो कुछ भी निकला पहले वो संसाधन है, फिर वो खनिज बनते हैं और उनमें से कुछ नहीं बनते। मैंने आपको बताया पहले भी, जैसे जल है वो खनिज नहीं बन पाया, वो जल ही रह गया, वो संसाधन नहीं है, क्या है? तो लोहा क्या है? लोहा जब कच्चा निकाला जाता है तब वो बिल्कुल पूरी तरह से संसाधन है,
फिर उसको खनिज बनाया जाता है। तो खनिज बाद में बनता है, कुछ बन पाते हैं खनिज और कुछ नहीं बन पाते, लेकिन ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। और ये सारा जो मैंने बखान किया आपके सामने, सारी चीजें जो बताई है, वो मानव शुरू से करता आया। प्राइमरी व्यवसाय मानव का, स्टार्टिंग व्यवसाय, शुरुआती व्यवसाय, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय है जो मानव पैदा हुआ उसके साथ ही शुरू हो गए। उसमें कुछ बदलाव, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उसमें कुछ चेंज, और प्राथमिक व्यवसाय में जो वस्तुएं होती है उनमें कुछ बदलाव करके उसका दोबारा निर्माण यानी विनिर्माण, या उसके रूप को और अंतर से रूपांतरित किया जाता है, तब वो हो जाता है द्वितीयक व्यवसाय। जैसे गुलाब से गुलकंद बनाना, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे हमारे समाज में, हमारे देश में, हम जहां रहते हैं वहां आसपास भी। तो वो द्वितीयक व्यवसाय बन जाता है। और इन दोनों सेक्टरों की जो सेवा करते हैं, डॉक्टर हुए, चिकित्सक या डॉक्टर जिसे हम कह सकते हैं, अध्यापक हुआ, इंजीनियर हुए, ये सब तृतीयक व्यवसाय में आ जाते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय वाला हमारे ये 5वां चैप्टर जो है उसको हम डिटेल से पढ़ते हुए इन सारी चीजों पर तो चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन कृषि में क्या होता है, जुताई और बुआई क्या होती है, सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं। जुताई में क्या किया जाता है? जुताई के अंदर जो खेत है, जिस दिन बारिश होती है उसके दूसरे दिन खेत के अंदर जो है कुरेदा जाता है, मतलब हल चलाया जाता है ताकि मिट्टी को हवा लग सके, वो जुताई कहलाती है। और बुआई फिर बीज बोया जाता है। ये सारी चर्चाएं हमने की है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इनको पढ़ा है पीछे के लेक्चरों में। तो जुताई और बुआई, ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही है अभी? ये जब तक समझ में नहीं आती है तब तक कृषि के प्रकार समझ में आना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आज जो पढ़ेंगे हम वो आपको सारा समझ में आएगा। निर्वाह कृषि क्या है? इस कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग ये 2 प्रकार की होती है। निर्वाह कृषि का मतलब होता है इस कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग वो के वही लोग करते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब क्या है? आदिकालीन सिर्फ या फिर गहन। निर्वाह कृषि का मतलब जो कुछ पैदा हुआ है उसका उपयोग स्वयं मानव करता है। अब वो मानव औरों के लिए बांट देगा तब तो क्या हो जाएगा? गहन निर्वाह कृषि। और खुद ही करेगा तब क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि। यहां तक बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी कि प्राचीन समय से। आदिकालीन मतलब, आदिकालीन को मैं कह सकता हूं प्राचीन समय। क्या कह सकता हूं इसको? प्राचीन समय, या इसको मैं कह सकता हूं प्राचीन आदिकालीन, आदि मानव का समय, या फिर पुराना समय। एक ही बात हुई वैसे। आदिकालीन समय में आप जानते हैं कि मानव जो था वो बिल्कुल नंगा घूमा करता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये बिल्कुल ऐसे ही घूमा करता था। ये खेती कैसे की जाती है इसको कुछ भी नहीं पता। ये सबसे पहले सीखा आखेट। सबसे पहले क्या सीखा? ये आखेट करना यानी शिकार करना। क्या सीखा भाई? शिकार करना। ये आखेट मतलब शिकार करना सीखा। जीवों को मारता और कच्चा ही खा जाता। कैसा खा जाता? कच्चा ही, कच्चा खा जाता जीवों को। फिर धीरे 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 उन्हीं जीवों में से कुछ को पालने लगा, और कुछ को पालने के बाद इसे यह अंदाजा हुआ कि कुछ जो बीज ऐसे हैं जो जमीन में इस प्रकार से पड़े रहते हैं और फिर एक पौधा निकल आता है इस प्रकार से, और फिर उन पे जो है धीरे धीरे एक फसल नुमा जो चीज है वो पैदा होने लगती है। तो ये पशुपालन के साथ साथ, ये लगभग दोनों चीजें साथ चलिए। पशुपालन के साथ क्या शुरू कर देता है मानव? कृषि। कब शुरू कर देता है? पुराने जमाने में ही, पुराने समय में ही कृषि के साथ ही क्या शुरू कर रहा है? ये पशुपालन। और ये कृषि और पशुपालन दोनों साथ देखे जाते हैं। ये विहटलेसी कहते हैं, विहटलेसी कहते हैं कि पशुपालन और कृषि दोनों एक है। आदि मानव सबसे पहले इस प्रकार से प्रोसेस करता है, फिर कृषि होगी, पशुपालन हो गए, सारे व्यवसाय जो है प्राथमिक व्यवसाय में, प्राइमरी व्यवसाय में, सारे व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए? देखो, इन्होंने पशुपालन शुरू किया तो कृषि ऑटोमेटिक निकल गई। अब कृषि जैसे मानव कर रहा है तो कुछ या कृषि जैसे तिल उसने पैदा किए, तो तिल से जो है, तिल कुछ पूरे खा नहीं पाया, वो गेहूं जो है वो पूरे खा नहीं पाया, तो तिल और गेहूं वो पूरे खा नहीं पाया, जिनको वो खुद
जो है पूरी तरह से काम में नहीं ले सका, तो इनका दोबारा निर्माण करके इसे और काम में, जैसे तिल है उसका तेल निकाल के सब्जी में काम में लिया जाने लग गया, गेहूं है उसके बिस्किट के रूप में अभी हमने पढ़ा प्राथमिक व्यवसाय में, उसको काम में लेने लग गया। तो इससे शुरू हुआ उद्योग, यानी किसी भी वस्तु को दोबारा बनाया जाने लगा, इससे क्या शुरू हो गया, उद्योग। तो इस तरह धीरे 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 सेवा सेक्टर सामने आया। तो इस तरह मानव के व्यवसाय जो है वो बढ़ते ही गए, प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय। पहला प्राथमिक डेवलप होगा, पहले पशुपालन, कृषि, उद्योग, खनन करने लगा मानव। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई प्राथमिक व्यवसाय में, ये आदिकाल से चला रहा है। तो ये निर्वाह कृषि के रूप में आदिकालीन निर्वाह कृषि कहलाती है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है ये हम नहीं देख रहे हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि शुरू कैसे हुई ये चीज हमने देखी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, सबसे पहले जो मानव ने कृषि शुरू की थी वो थी स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, कई बार हमने इस पर चर्चा की है, लेकिन आज इसको कंप्लीटली पढ़ना है। स्थानांतरित कृषि क्या है, पूरी डिटेल्स हमें समझना है। यह आदि मानव है और ये आप सब जानते हैं किस स्थान पर रहता है, पहाड़ों में रहता है। एक पहाड़ यहां पे है, ये इस प्रकार से एक पहाड़ है, पहाड़ नंबर 1। फिर देखिएगा पहाड़ नंबर 2, फिर देखिएगा पहाड़ नंबर 3। आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़, पर्वत और पठार ये तीनों होते तो पत्थरों के ही हैं, लेकिन इनमें बेसिक अंतर होता है। पर्वत जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत। हिमालय को हम पर्वत कह सकते हैं, कभी भी उसे हम क्या नहीं कहेंगे, हिमालय पर्वत ही कहलाएगा। कभी भी उसको हम पठार नहीं कहेंगे, कभी भी उसको पहाड़ नहीं कहेंगे, गलत होता है हिमालय पहाड़ के नाम। क्यों? क्योंकि पर्वत वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें, हिमालय की एक चोटी की, तो 8,848 मीटर ऊंची, कितनी खतरनाक है सोचो आप। लेकिन माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की ऊंची चोटी है। तो माउंट आबू की बात करें राजस्थान के गुरु शिखर की, तो वो 1700 1750 के आसपास ऊंची चोटी, वहां पे माउंट आबू में गुरु शिखर के नाम से। तो वो क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़ हमेशा क्या है, जैसे तारागढ़ पहाड़ बोल दिया मैंने, तारागढ़ ये हमेशा पहाड़ कहलाएगा। पठार क्या होता है, जैसे भौमट का एक पठार है, भौमट पठार। अब इन तीनों में अंतर क्या है, पहाड़ जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, पर्वत उनसे थोड़े से इस प्रकार दिखाई देते हैं, पठार ऐसे होते हैं जिनसे गाड़ी वाड़ी आराम से निकल सकती है, थोड़े से जमीन से उठा हुआ भाग। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां हमने जो लिए हैं वो पहाड़ लिए हैं। क्या लिए हैं, पहाड़ लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़े से, पर्वतों के क्षेत्रों में थोड़े से छोटे दिखाई देने वाले जो भाग होते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, पहाड़ कह रहे हैं। और पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं जनजाति के लोग, जनजातियां। तो ये जनजाति के जो लोग होते हैं, जो मानव, आदि मानव जिस प्रकार रहा करता था, आज भी कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, पूरे शरीर पे ये कुछ नहीं पहनते, सिर्फ जो एक लंगोटी नुमा रखा करते हैं। बेंदा की कहानी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, हाथ में कुलाड़ी लिए हुए, लंगोटी लपेटे हुए बेंदा जंगल में पेंडा की तरफ यानी वन की तरफ सर्वेक्षण यानी कि उसको चेक करने के लिए जा रहा है। 20 अरब गति से चल रहा है, टहले मेले टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जैसे सांप चला करता है, और वो घूमता रहता है बेंदा। तो उससे समझ में आ जाता है कि जनजाति के लोग कैसे होते हैं। ये पूरी तरह से प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं और इसी पर आधारित जीवन जीते हैं। इनका व्यवसाय जो है, इनका खानपान जो है व्यवसाय नहीं होकर, इनका खानपान पूरा ही किस पर टिका रहता है, जंगलों पर टिका रहता है। जंगलों से ही फल और फूल इकट्ठे करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। जंगलों में ही आकेट करेंगे, शिकार करेंगे, उन पशु पक्षियों को खाएंगे। तो पूरा इस पे ही टिका रहता है। और धीरे धीरे ये लोग कृषि भी करने लगे। तो वहां ऐसे चौड़े चौड़े खेत तो है नहीं कि इन्होंने भाग के कृषि कर ली, तो फिर ये कृषि कैसे करेंगे वहां पे, भाई कोई तो ऐसा लॉजिक रहा होगा जिसको ये काम में लेंगे। तो उसी चीज को हम समझ रहे हैं। जनजाति के जो लोग होते हैं वो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ 3 पहाड़ हमने लिए 1, 2 और 3 के नाम से। इनके ऊपर यहाँ घास उगी हुई रहती है। क्या उगी रहती है,
घास उगी हुई रहती है इनके ऊपर, और इस घास को ये क्या करते हैं, पूरी तरह से काट लेते हैं। ये घास है यहाँ पे इस जगह, ये घास, ठीक है, यहाँ भी घास, यहाँ भी घास, यहाँ भी घास और यहाँ भी घास। अब ये क्या करेंगे, इस घास जो है इसको एक को समझते हैं हम पहले। इसके ऊपर जितनी भी घास है उसको सबसे पहले काटा जाएगा, काटा जाएगा। पहली प्रक्रिया। कौन सी कृषि पढ़ रहे हैं, स्थानांतरित कृषि। कौन सी पढ़ रहे हैं, स्थानांतरित कृषि। सबसे पहले क्या कर रहा है, आदिवासी और जंगलों के जो जनजातीय लोग हैं, जितनी भी वनस्पति है, किसको काट रहे हैं, पहाड़ को नहीं काट रहे हैं, वनस्पति को काटा जाएगा। वनस्पति जैसे ही काटी, जैसे ही कट गई, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया, वनस्पति जो काटी है इन्होंने, वनस्पति जो काटी है इन्होंने, वनस्पति जो काटी है इन्होंने, उसको जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। भाई पहले तो वनस्पति काटी, इसके ऊपर जाके जितने भी घास थे उसको काट दिया, झाड़ियां जो थी काट दिया, छोटे मोटे पेड़ पौधे जो थे सबको काट दिया, क्योंकि इसको खाली किया जा रहा है। फिर काटा जाने के बाद वनस्पति को जलाया जाएगा, और जलाने के बाद आपको पता है राख हो जाएगी, तो राख बन जाएगी, और उस राख जो बनी है, राख को बिछाया जाएगा। क्या किया जाएगा, बिछाया जाएगा। राख जो है उसको बिछाया जाएगा, मतलब राख जितनी भी है उसको बिछा दिया जाएगा। राख को बिछाने से ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा अब कैसा दिखने लग जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल और सीधा दिखने लग जाएगा। अब इस स्थान पर घास नहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई नहीं दे रही है, अब इस स्थान पर घास बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस स्थान पर अब घास नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कुछ करेगा। कुछ क्या करेगा, ये जो बिखेरी है इसने, इसके अंदर ये बीज बो देगा। चौथे नंबर पे क्या कर रहा है, चौथे नंबर पे ये कर रहा है बीज बोने का कार्य। किसका कार्य कर रहा है, बीज बोने का कार्य ये कर रहा है। 4 नंबर पे बीज बोना, यानी कि मैं कहूं कि वनस्पति को काट के जलाना और राख करना, ये तो उनकी तरफ से थी जुताई, और अब वो बीज बो रहा है तो ये हुई बुआई, ये इसने कर दी। अब इस क्षेत्र पर जो है, यहां इस स्थान पर, ये जो स्थान खाली हुआ है, इस स्थान पर और इस स्थान पर ये खेती शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, ये खेती शुरू कर देगा। और यहां जो खेती होगी वो वास्तव में इस प्रकार से की जाएगी, वास्तव में इस तरीके से की जाएगी कि एक एक चीज को ध्यान में रखे इसने इस चीज को डेवलप किया है, इस चीज को बनाया है, राख किए इसने, वनस्पति को काट कर राख किया है, और यहाँ धीरे 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 जो फसल हो रही है वो फसल चलने लग गई और ये पैदावार करने लग गए। अभी तक हमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं मिला जिसमें हम स्थानांतरित नाम को ढूंढ सके, वो चीज अब मिल रही है। यहाँ कृषि ये केवल और केवल 6 माह के लिए करता है, फिर कहां चला जाता है, 6 माह तक कृषि। कितने महीने तक करता है, ध्यान से देखना प्रक्रिया को। वनस्पति को काटा गया है, वनस्पति को जलाया गया है, राख को बिछाया गया है, बीज बोया गया है, 6 माह तक कृषि करेगा, और 6 माह बाद ये इस स्थान से, अब समझना बड़ी लॉजिक वाली बात, इस स्थान से चलकर इस स्थान पर आ जाता है। इस स्थान को ये छोड़ देता है, दूसरे स्थान की तरफ ये चला गया। दूसरे स्थान पर जब ये जाता है तब हम ये देखते हैं कि इसी प्रक्रिया को वापस अपनाता है। वनस्पति को काटा जाएगा, जलाया जाएगा, साफ किया जाएगा, राख बनाया जाएगा, बीज बोया जाएगा, और अगले 6 माह तक, यहां कितने माह तक किया इसने, 6 माह तक, और अगले 6 माह तक वापस इस स्थान पर करेगा। फिर ये अगर जगह खाली हो गई, 6 महीने यहां इसने कृषि की, तो इस स्थान को बदलकर ये इस स्थान पर आ जाएगा। यहां भी कितने माह कृषि करेगा, 6 माह तक कृषि करेगा। आप ये देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कितनी बार स्थान चेंज करेगा। पहाड़ तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, जादौड़ कहां तक जाएगा, पेट्रोल तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा, तो पहाड़ तो एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, बड़े गर्व की बात है, बड़ी ही सोचने की बात है,
और जंगलों के जो लोग हैं उन पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये भी उपजाऊपन और अनउपजाऊपन को समझते हैं, उपजाऊपन और अनउपजाऊपन को समझते हैं। ये कह रहे हैं एक तो होता है उपजाऊ, एक होता है अनउपजाऊ। अनउपजाऊ का, उपजाऊ का मतलब है फसल अच्छी होती है, अनउपजाऊ का मतलब है फसल वहां नहीं होती है। तो ये जो 6 महीने पहले जो जगह थी, यहां पहले उपजाऊपन था, लेकिन 6 महीने कृषि के करने के बाद यहां अनउपजाऊपन हो गया। तो इस स्थान को छोड़कर ये यहां चला गया, यहां 6 महीने की, तो फिर अगली फसल यहां नहीं होगी, क्योंकि उस जमीन का राख जो थी वो तो पूरी खत्म हो चुकी है। तो वहां उपजाऊपन, मिट्टी तो यहां है नहीं, पत्थर है वहां, तो मिट्टी कहां से आई, राख के रूप में आई। फिर ये अगले पहाड़ पे चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि फिर आगे कहां जाएगा, फिर ये लौट कर वापिस यहीं आएगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक उसी प्रकार से एक पहाड़ से गया और वापस तीसरे पहाड़ पर जब गया, 18 माह बीत चुके थे, लेकिन 18 महीने बाद वापस उसी पर आकर कृषि करने लग गया। और फिर इस पे वापस आएगा तो इसको भी 18 हो गई, इस पे आएगा तो इसको भी 18 हो गई। ये बात तो समझ में आ रही। ये शेड्यूल यहां चलता रहता है। एक जो आदिवासियों का कबीला होता है, 3 पहाड़ों का धनी होता है, 3 पहाड़ों को लेके बैठा रहता है, 3 पहाड़ों का खेत होता है इसका। ये यहां पे कृषि की जाती है इस प्रकार से। अब इसको स्थानांतरित क्यों कहते हैं, अब इस बात को समझते हैं। अब इसको एक बार के लिए रफ कर देते हैं, सबको समझ में आ गई ये चीज। अब देखिएगा, बड़ी प्यारी और सुंदर चीज। इसको स्थानांतरित क्यों कह दिया सर आपने, इसमें तो कुछ ऐसा स्थानांतरित जैसा हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर स्थानांतरित क्यों कह रहे हो। हमें सिर्फ 3 पहाड़ दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे, 3 पहाड़ हमें दिखाई दे रहे थे। और इन तीनों पहाड़ों में हम यहां से जब यहां गए तो हमने स्थान बदला। स्थान क्या किया, बदला। और स्थान बदलने के कारण इस कृषि का पहला नाम है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। और ये वो खुशी खुशी से करता है, ये वो मस्ती से करता है। ऐसा नहीं कि उसको डराया गया, भारत सरकार की तरफ से नेम आया यहाँ पे कृषि कर, नहीं तो तेरे को जंगल से निकाल दिया जाएगा, या फिर मम्मी ने पेटा है सुबह जाके कृषि कर। ये काम वो खुशी से करता है, जूम जूम के करता है, मस्ती के साथ करता है। इसलिए याद रखने के लिए, मस्ती के साथ करता है, जूम जूम के करता है, इसीलिए इसी कृषि का नाम है जूमिंग कृषि। क्या नाम है इसका, जूमिंग कृषि। बात यहां खत्म नहीं होती है लाडले और लाडली, बात तो अब शुरू होती है। स्थानांतरित कृषि ये कर रहा है, स्थान बदल के कर रहा है। जमीन पे जो पौधे हैं, पहाड़ों पे जो पौधे हैं, जला के राख किए जा रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे तकलीफ जब हुई, इसने नाम ढेर सारे इसके बताने शुरू कर दिए और इसने एक लॉजिक और निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि एक पहाड़ से 2 पहाड़ों के बीच ये जो जगह है, इसको क्यों भूल गए लर्न एंड शेयर के बच्चे, ये जो जगह खाली पड़ी है इसको भी तो काम में लो। लेना है कि नहीं लेना है, थोड़ी बहुत राख तो आई होगी, थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां तो, झाड़ियां जो है यहाँ भी होगी, कुछ वनस्पति तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी वही प्रक्रिया अपना दो आप सीधी सीधी। यहाँ जो खेती होती है उसमें पहाड़ वाली खेती से भी ज्यादा मेहनत लगती है। कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्ति की धज्जियां उड़ जाती है, इतनी खतरनाक कृषि होती है। और यह शब्द मैंने आपको याद कराने के लिए लिया है, धज्जियां उड़ जाती है। इसलिए इस समतल स्थान पर जो कृषि होगी उसको धज्जियां से हम याद रखेंगे। इसे दजिया कृषि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दजिया कृषि। दजिया कृषि। यहां दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि सामने लिखेंगे समतल स्थान पर। किस स्थान पर, समतल स्थान पर। लेकिन ये जो टीकरी है ऊपर, ये जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, या फिर इनके आसपास यहां पे कृषि की जा रही है। और आप याद करो, माताजी का मंदिर कहाँ होते हैं, माताजी के अधिकतर मंदिर जो होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं। इसलिए हम याद कर रहे हैं, यहाँ जो पहाड़ों के ऊपर जो कृषि की जाती है इसको ची माता के नाम से जाना जाता है। तो बताओ, स्थानांतरित कृषि स्थान बदल के की जाने वाली, जूम जूम के करता है इसलिए जूमिंग कहलाती है। और हरि कीर्तन कर देता है, भजन कर देता है, ओम सुहा कर देता है सारी वनस्पति का, इसलिए इसको कीर्तन कृषि भी कहा जाता है। जूमिंग को भी क्या कहते हैं हम, कीर्तन कृषि।
क्या ये दजिया कृषि और क्या ये ची माता कृषि स्थानांतरित कृषि के ही नाम है? नहीं, स्थानांतरित कृषि के दो प्रकार हैं। क्या है ये? स्थानांतरित कृषि के दो प्रकार है, जिसमें ये बताया गया है, जिसमें ये समझाया गया है कि स्थानांतरित कृषि जो है ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार से की जाती है जिसका नाम ये हो जाता है। जबकि ये जो दिखाई दे रहे हैं, अभी तो हम कई जगह के नाम पढ़ेंगे। इस देश में इसको मिल्पा कहा जाता है, कई जगह इसको खिलपा कहा जाता है, ऐसी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो देखो, अब इसको रीड करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सारा टॉपिक जो है मैंने आपको समझा दिया। अब सिर्फ पॉइंटों को हमें क्या करना है? रीड। जो मैंने आपको समझाया वही चीज आएगी। देखिए कैसे, ये एक तरह से स्थानांतरित कृषि है। और लाडले, ये डिटेल से कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता कि स्थानांतरित कृषि क्या है। थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से ओस चाटने वाली बात हो जाती है, लेकिन डिटेल से आज हमने इसको समझा है, तो आप प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आज कुछ भी नहीं लिखना, सिवाय इतना लिखना है कि स्थानांतरित कृषि समझ में आ गई। देखिए क्या कह रहा है ये एक स्थानांतरित कृषि है। ये कृषि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय मतलब क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि आदिम यानी जनजाति के जो लोग हैं वो करते हैं। इस कृषि में कृषि क्षेत्र की वनस्पति को जला देते हैं। इसको कहे जल जला, हम तो पहले ही समझ चुके हैं। पूरी आदिकालीन जो कृषि है उसका स्थानांतरित कृषि में, आदिकालीन कृषि में स्थानांतरित कृषि और कुछ भी नहीं है, लोड नहीं लेना है। और ऐसे ही चुटकियों में हम करने वाले गहन कृषि, तो सारी दोनों याद कर लेंगे आज। जली हुई वनस्पति को राहक के रूप में बिछा देते हैं, जो उर्वरक का काम करती है। किसका काम करती है? उपजाऊपन का काम करती है, उर्वरक का काम करती है। इसलिए इसे दहन या कर्तन कृषि कहा जाता है। हमने देखा ना, उसने जलाया ना, तो होली दहन जैसे हुआ ना, ऐसे लग रहा है जैसे होली है। यहाँ पे जब जलाया जाता है जैसे लगता है ये आज होली मना रहे हैं भाई। हम तो कभी वो जाके फिर उस फाल्गुन में मनाते हैं, ये आज मना रहे हैं। कौन? जनजाति के लोग। तो एकदम से धुआं 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 हो जाता है, एक आग सी लग जाती है। नया आदमी डर जाता है। इनकी तो रोज की आदत है, ये तो डरते ही नहीं है। डर खुद इनसे डरता है, आदिवासियों से, जंगलों में जो लोग रहते हैं। तो इसे दहन हुआ या कर्तन हुआ, एक ही बात है। जलाया गया तो दहन और कर्तन कहा गया। इसके खेत बहुत छोटे होते हैं। अब ये सिंपल सी बात है भाई, ये पहाड़ था, अब यह खेत बड़ा कहाँ से लाएगा? ये तो है नहीं कि इसके पास 100 बीघा जमीन है यहाँ पे जो खाली पड़ी है समतल, इतनी ऐसी तो है ही नहीं। दो पहाड़ों के बीच में भी अगर जमीन होगी तो थोड़ी सी होगी, मतलब आधा बीघा, आधे बीघे से थोड़ा कम, 1 बीघा, हद मार के 1 बीघा। दो पहाड़ों के बीच में इतना ही गैप होता है। तो ये खेत बहुत छोटे होते हैं। इसमें पुराने औजार, अब यहाँ ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता, जा सकता है क्या मुझे बताओ? नहीं जा सकता ना, यहाँ ट्रैक्टर तो जा नहीं सकता। यहाँ जो है पशु पक्षी जो होते हैं वो ही जा सकते हैं। तो यहाँ पुराने तरीके से खेती की जाती है। पावड़ा लेके जाएगा, बाजार आएगा, औजार ले जाएगा, लकड़ी ले जाएगा। पहले तो ये क्या करते थे आपको पता है? आखेट करते थे ये लोग। आखेट करते थे तो क्या करते? पहले तो पशु को मारते, पकड़ के, जैसे जैसे मारा, पहला जिसने मारा उसने मारा होगा, पहली बार किसने मारा। फिर धीरे धीरे पशु जो होता है उसी के जो हड्डियां होती है उनसे हथियार बना लेते हैं, ये औजार बना लेते हैं। जनजाति के जंगलों के आदिवासी जो लोग होते हैं, फिर हथियार बनाने के बाद जो उसकी चमड़ी होती है उससे घर बना लेते हैं, उसी से कपड़े बना लेते हैं, उसी से खाना, हिरण को मारा उसी से खाना खा लेते हैं। तो सारा काम इनसे ही चलता है। लेकिन खेती करने के लिए इन्होंने कुछ उस हड्डी से जमीन को नहीं खोदा, ये कुदाली लेके आए, पहाड़े लेके आए, दोबारा भी कृषि की जाती है। कुछ समय बाद स्थान बदल देते हैं, उपजाऊपन में कमी आ जाती है। हमने डिटेल से इसको देखा, हमने देखा ना, स्थान बदल रहा है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि है। कुछ समय बाद क्या बदल देता है? स्थान बदल देता है। फिर वनस्पति को जलाकर एक नए कृषि क्षेत्र का निर्माण करता है। वनस्पति जो होती है उसको जला देता है और नए कृषि क्षेत्र की तरफ चला जाता है। चलो अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। आगे देखिएगा, इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती रहती है। इस क्षेत्र में भूमि जो होती है उसकी उर्वरकता जो होती है, उसका उपजाऊपन जो होता है वो उतना नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो यूं कहता हूं, नाम मात्र का होता है। इसीलिए तो 6 महीने बाद दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और भूमि है ही कहाँ? यहाँ तो वो राख है, उसी पे जो पेड़ पौधों को जलाकर की गई है। तो मानता हूं मैं इसकी बात को। इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, अमेरिका और एशिया है। सबसे ज्यादा ये अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में की जाती है। क्षेत्र के आधार पर स्थानांतरित कृषि के ढेर सारे नाम है। सर आपने बता दिया, ची माता पहाड़ के ऊपर होती है, दजिया समतल मैदानों में होती है, जो पहाड़ों के बीच में मैदान होते हैं वहां
इस जूमिंग कृषि भी इसे कहते हैं और स्थानांतरित कृषि भी इसे कहते हैं, लेकिन अलग अलग देश में नाम है। भारत वाले तो इसको जूम के करते हैं, इसलिए इसका जूमिंग नाम है। लेकिन अमेरिका और मैक्सिको के जो लोग हैं इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिल्पा, है ना। तो ये मिल्खा सिंह नहीं है भाई, मिल्पा है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में लादांग नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको याद करनी है सीधी सीधी। इसमें मैं ऐसे तो समझा नहीं सकता, ले प्लस आ प्लस दे प्लस आ प्लस गे, अंगे लादांग में की जाती है। आगे देखिए, गहन निर्वहन कृषि। अब क्या देखेंगे? इससे पहले क्या देखी? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो आदिकाल से चली आ रही थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो क्या है? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, यानी कि ये पूरी तरह से निर्यात पर है भाई, इतना याद रखो। ये निर्यात करती है, औरों के लिए पैदा की जाती है। एक में तो चावल होते हैं, एक में चावल नहीं होते हैं। दो प्रकार की। चावल नहीं होगा तो दूसरी फसल होगी। गहन निर्वहन कृषि, देखो ये नाम सेम है, गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि, एक तो चावल प्रधान होती है, मतलब चावल होते हैं, एक चावल रहित मतलब चावल नहीं होते। गहन कृषि दो प्रकार की है, एक तो चावल वाली, एक बिना चावल वाली। समझ गए ना? तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। आगे देखिएगा, सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? चावल प्रधान। देखो ये लोग चावल बोल रहे हैं। चावल कहता है कि मुझे पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में कौन बोल रहा है? चावल। कल के लेक्चर में कौन बोल रहा था? पिछले में गेहूं। आज कौन बोल रहा है? चावल। क्योंकि हम एक आगे लेक्चर, एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें फसलों के बारे में है, तो ये चीजें वहां भी काम आएगी, अभी समझने के लिए भी काम आ रही है। चावल की बात करें तो चावल कहता है मुझे पर्याप्त धूप चाहिए, तब मैं पैदा होऊंगा। आप बोरे हो कोई बात नहीं है, जल भी मुझे पर्याप्त मात्रा में चाहिए। मैं गेहूं की तरह नहीं हूं कि दोमट मिट्टी में मान जाऊं। मुझे जो मिट्टी चाहिए, कौन बोल रहा है? चावल। मुझे चाहिए जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाहिए? जलोढ़। मैं नदी की ढाल में ज्यादा होना पसंद करता हूं। नदी की ढाल, जहां नदियां ज्यादा है उन स्थानों पर मैं पैदा होना ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे लगभग वर्षा जो है, पानी जो है वो 25 सेंटीमीटर चाहिए, नहीं सॉरी 100 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। बताओ गेहूं को कितना चाहिए था? बेचारा भोला डाला हमारा गेहूं, वो तो 75 में मान गया था। ये कितने में माना? ये बहुत महंगा पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये 100 सेंटीमीटर में। 25 हमने क्यों बोल दिया? वो इसलिए बोला क्योंकि इसको तापमान जो है वो 25 सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 25 सेल्सियस। गेहूं को कितना चाहिए था? जब गेहूं पक रहा था तब तो 21 से 24-25 के आसपास, और जब गेहूं नहीं पक रहा था, जब बोया जा रहा था, तब उसको 15 से लेकर 18-19 के आसपास तापमान चाहिए था। लेकिन ये कह रहा है मुझे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये चीजें जहां है, अब ये चीजें मैंने क्यों बताई आपको? ये चीजें जिस स्थान पर है वहां कौन सी होगी? चावल प्रधान कृषि। ये जहां नहीं है, लेकिन 100 सेंटीमीटर की बजाय बारिश वहां 80 से 100 के बीच है, 25 की बजाय 23 से 26 सेल्सियस तापमान है, तो वहां चावल थोड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चावल होंगे ही नहीं, चावल कम होंगे तो उसको थोड़ा चावल रहित बोल देते हैं। ये दो प्रकार हो गए निर्वाह कृषि के। अब इसमें क्या होता है? इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, चावल पे ही बनाई हुई है, यानी कि निर्वाह कृषि मुख्यतः चावल पे ही चलेगी। इसमें चावल प्रमुख फसल है, इसके साथ ही खेतों का आकार, छोटे छोटे खेत होते हैं, खेतों का आकार छोटा होता है। लेकिन एक मजे की बात, क्या बात है? ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों पॉइंट पहले ले लेते हैं हम। खेत का आकार छोटा होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक। खेत छोटा होता है, लेकिन छोटे खेत में 1 बीघा है, उसमें भी खूब उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। क्या लिखा है? प्रति इकाई उत्पादन अधिक, लेकिन प्रति कृषक इस छोटे से खेत में 1 बीघा में उत्पादन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस एक खेत के अंदर ही 20-30 लोग लगे रहते हैं काम में। अगर 20-30 लोग इसमें काम में लगे रहते हैं तो प्रति कृषक उत्पादन कम हुआ। बात को समझ में आई? जैसे कि एक खेत ऐसा है, 1 बीघा है, और उसमें मैंने काजू बोए, बादाम बोए, किशमिश बोए, अखरोट बोए, है ना, सारी चीजें जो ड्राई फ्रूट है वो मैंने बो दी वहां पे। तो वहां जो बोए हैं, जहां फसल हुई है वहां पे, वो 1 बीघा है और 20 क्विंटल पैदावार हुई। कितनी हुई? 20 क्विंटल। लेकिन पता चला कि उस 1 बीघे के अकॉर्डिंग तो फसल बहुत अच्छी हुई है, 20 क्विंटल हुई है, लेकिन हम 50 लोग उस काम में लगे हुए थे, जब जाके वो 20 क्विंटल हुई है, तो एक जने के कितना आ रहा है?
50 kg, मतलब कृषक जो थे हम 50, उसको उत्पादन कम मिला कि नहीं मिला? मिला। जबकि प्रति इकाई जो 1 बीघा था उस पर उत्पादन अधिक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, छोटी सी बात है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आएगा, ये आ गया। संपूर्ण कृषक परिवार संलग्न होता है, देखो इसीलिए पूरा परिवार लगा रहता है, इसीलिए तो उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन कम मिल रहा है। उत्पादन तो छोटा सा खेत है उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिस्से में थोड़ा सा ही आता है, इस बात को ध्यान रखें आप। मानव श्रम का अधिक उपयोग, मानव श्रम का मतलब मानव की बहुत मेहनत लगती है। मशीनों का कम उपयोग, इसमें मशीन बहुत कम काम में लेते हैं। आपको दिखाई दे रही कहीं मशीन? ये टॉपिक क्यों है? एक जना कमेंट में पूछेगा सर टॉपिक क्यों लगा रखी है इन्होंने, ना बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी इसलिए टोपी लगा रखी है। तो सिर्फ और भी तो उनको कुछ और न पहनना चाहिए, बाकी बॉडी पे भी तो उनको गीला गीला हो रहा है। तो ये सोचने का विषय है, कोई सुझाव दो, आप भूगोल के बच्चे हो, ठीक है ना। तो ये बोए जा रहे हैं, यहाँ पे खेत छोटा होता है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है। यानी कि माना कि ये 1 बीघा है, इसमें 2 क्विंटल हुए, तो इस खेत के अकॉर्डिंग तो ज्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन ये 4 लोग अगर बांटेंगे तो 50-50 किलो आएगा, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हुआ। ये बात समझ में आ रही है। इसमें मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है, चावल प्रधान खेती में मशीनों का उपयोग बहुत कम, ना के बराबर होता है। जबकि मानव की श्रम, यानी ऐसे नहीं कि वहां जाके लजाने लग जाए, शर्माने लग जाए, नहीं मेरी इधर जेठानी काम कर रही है, इधर मेरी जो सास काम कर रही है, मैं शर्माऊं इसीलिए मैंने ये ऊपर लगा रखा है। ये श्रम नहीं होती, श्रम का मतलब होता है मेहनत, इसमें मेहनत बहुत लगती है। पशु खाद का उपयोग किया जाता है, पशु जो होते हैं उनकी खाद को बिखेर दिया जाता है, ये तो हर कृषि में होता है। पशु की खाद से इकट्ठा किया जाता है खेत के अंदर कोने में, फिर उसको बिखेर दिया जाता है, वो उर्वरक का काम करती है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये चीजें सारी समझ में आ गई आपको, कोई डाउट नहीं। यह है चावल प्रधान गहन कृषि, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चावल रहित गहन निर्वहन कृषि, चावल रहित गहन निर्वहन कृषि का मतलब क्या है? चावल गहन निर्वहन रहित मतलब यहाँ चावल नहीं है। एशिया के अनेक भाग में की जाती है, चावल बहुत कम होंगे यहाँ। चीन, मंचूरिया, कोरिया में गेहूं है, अगर चावल नहीं है तो क्या बोएगा? कोरिया और मंचूरिया और चीन गेहूं बोएगा। शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में चावल नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी बारिश नहीं है, 100 सेंटीमीटर तक, 25 सेल्सियस तक तापमान तो है, लेकिन बारिश नहीं है, तो क्या बोएगा राजस्थान? बाजरा। और बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। मैंने आपको बताया है, फिर सुनो, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो ये याद रखें, ये रबी की फसल है, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और जितने भी खरबूजे तरबूजे जो होते हैं वो जायद की फसल होती है, जायद। धान की फसल कम होती है, लगभग 137 दिन के आसपास इसको पकने में लगते हैं। धान की फसल इनमें कम होती है। धान का मतलब चावल ही होता है, ज्यादा इसको लोड लेना ही नहीं है, चावल निकाले जाते हैं धान में से। तो धान की फसल कम होती है, क्योंकि लिखा है ये रहित मतलब नहीं होती है। किसकी नहीं होती? चावल वगैरह नहीं होते हैं, तो धान की फसल नहीं होती है। याद क्या करना है सर इसमें? याद ये करना है एशिया के अनेक भागों में की जाती है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। याद यही करना है चीन, मंचूरिया, कोरिया में जो चावल नहीं होते तो गेहूं किए जाते हैं, और शुष्क क्षेत्रों में बाजरा होता है, क्योंकि वहां गेहूं नहीं होते। अब आपके सामने वो चीज है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने करते ही हो और कर भी रखा है, लेकिन उस कमजोर विद्यार्थी को पास में बैठ के समझाना भी है। देखिए ज्योग्राफी की, पॉलिटी की कितनी प्यारी क्लास आ रही है, अच्छे से पढ़ाई करना है। लंदन शहर का जो आर्ट्स का चैनल है वो आज ही ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।